ये महिलाएं यहाँ कल सुबह 9 बजे से है, कल सुबह 9 बजे से ये महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि इनको तमाम लोगों ने आके इस तरह की धमकियां दी कि आपने बीजेपी को वोट किया है और चूंकि आप हिंदू हैं और वो हिंदू हैं, आपने बीजेपी को वोट किया है, इसीलिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 2021 में इस गांव में लोगों की पिटाई हुई थी और उनके घर तोड़ दिए गए थे। जो बाइक वाहिनी कहा जाता है, टीएमसी का एक गुंडा दल के तौर पर लोगों के आरोप हैं कि वो गुंडा दल के तौर पर काम करता है। उन्होंने यहाँ आके लोगों को डराना शुरू किया, उनकी बेटियों को, उनकी औरतों पर सवाल जो एक अभद्र कमेंट होते हैं उनके साथ बदतमीजी करना, वो सब शुरू किया। और कि ये डर जो है, ये डर अभी का नहीं है, ये डर 4 तारीख का है। सबसे खतरनाक भाषा अगर पूरे चुनाव में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो अभिषेक बनर्जी है, जो कह रहा है जी पहले सर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, ये सब तोड़ देंगे। बीजेपी के लिए कहा यौन हिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा। काउंटिंग के दिन आपको इतना डरा दिया जाता है कि वो काउंटिंग बीच में छोड़ के भागते हैं। ये जो घुसपैठी है उन सबके लिए आधार कार्ड और उस सब का इंतजाम कर सकें, और उसके बाद फिर आप ये हमला करते हैं। अगला फिर होता है इन लोगों पर बदले का हमला। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण की वोटिंग के बाद लोगों को लग रहा था कि अब मतगणना तक का इंतजार करना है, लेकिन 2 मई यानी आज एक बार फिर से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग हुई है और माहौल फिर से गर्मा गया है, यानी चुनावी सरगर्मियां वहां पे थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका मिला है। इस समय पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल में मतगणना से 2 दिन पहले क्या माहौल है, इस पर सीधे बातचीत करेंगे टू द पॉइंट हम धीरेन्द्र पुंडीर जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समय पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आप कहां पर हैं और वहां चल क्या रहा है? नमस्कार तृप्ति जी। दरअसल बंगाल का ये जो जगह पर हम है, ये बहुत सारी चीजों की आंख खोलने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि सबसे सही ग्राउंड ये है। मेरा कैमरामैन पहले आपको ये लोकेशंस दिखा देंगे, मैं ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग अब यहाँ पहले आपको ये लोकेशंस दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सुरक्षा कर्मी आपको दिख रहे हैं। पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों को ये जो सीएपीएफ है, यानी जिनको यहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो लगाया गया था, ये वो सब दिख रहे होंगे। ये जगह है फाल्टा। फाल्टा का नाम आप लोगों को और पूरे देश को मालूम है। जब यहाँ अजय पाल शर्मा के जाने पर जब महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम सांसद रोने पर आ गए थे और उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए जैसे पता नहीं लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा हो गया हो। और अब यहाँ जहाँ हम लोग मौजूद खड़े हैं, यहाँ ये लोकतंत्र की असली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ हासिमपुर, ये जगह है हासिमपुर, विधानसभा है फाल्टा और लोकसभा है डायमंड हार्बर, यानी वो हिस्सा जहाँ सबसे ज्यादा जो अभिषेक बनर्जी जो सबसे ताकतवर एक तरह से टीएमसी के नेता हैं, उनका वो लोकसभा है और 7 लाख वोटों से वो जीते थे। आपको दिखेगा ये महिलाएं यहाँ कल सुबह 9 बजे से है, कल सुबह 9 बजे से ये महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि इनको तमाम लोगों ने आके इस तरह की धमकियां दी कि आपने बीजेपी को वोट किया है और चूंकि आप हिंदू हैं और वो हिंदू हैं, आपने बीजेपी को वोट किया है, इसीलिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सीधे तौर पर वो महिलाएं बोल रही हैं कि रेप की धमकियां, बच्चों के साथ मारपीट, और ये सब के लिए ये कल से यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और अब आप देख भी रहे होंगे कि नेशनल जमावड़ा आ चुका है, नेशनल चैनल यहाँ सारे मौजूद हैं और सब लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये इस जगह पर बंगाल के चुनाव की असली हकीकत आपको दिखाता है। जो डर है, जो सुरक्षा बलों के, जिनको लग रहा था कि यहाँ सुरक्षा बलों का इतना ज्यादा होना और ये सब लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र को एक नया, बल्कि मैं सुन रहा था बहुत सारे पत्रकारों को जो दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, जो ये बताने में लगे कि ये जीत का एक नया टूल किट है कि साहब वहाँ सुरक्षा अधिकारी भेज दो, वहाँ एसआईआर कर दो। ये सब झूठ और मक्कारी की कहानियां, मुझे लगता है कि पृथ्वी जी यहाँ आने के बाद मूक हो जाती है, मौन हो जाती है। जो महिलाएं हैं ये सब वो बता रही हैं जो इनके साथ हो रहा है। और ये 2021 का, अभी 2021 का एक ऐसा जगह है ये जहाँ 2021 में ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हम लोगों ने यहाँ 2021 में इस गांव में लोगों की पिटाई हुई थी और उनके घर तोड़ दिए गए थे। जो यहाँ का ये हासिमपुर है और इसके दूसरी तरफ मुस्लिम इलाका, इधर हिंदू इलाका है। एक और चीज में आपको जो गौर करने के लिए, जो अक्सर
यहाँ लोग टीवी वाले देख नहीं पा रहे कि ये देखिए इस गांव में एक भी झंडा आपको किसी दूसरी पार्टी का नहीं दिख रहा है। यहाँ एक भी झंडा, जिसको मैं कहूंगा कि एक नाम का झंडा तो होना चाहिए था, ताकि ये कह सके कि हाँ भाई कोई और पार्टी है। ये पूरे गांव के अंदर में, चूंकि इस भीड़ से अलग हुई है, ये कल सुबह 9 बजे से है, क्योंकि इनके घरों में कल परसों शाम से ही गुंडों ने आके धमकियां देनी शुरू कर दी थी। इस गांव का 2 हिस्सों से बनके गांव बना हुआ है। एक तरफ उधर है, हासिमपुरा इसका नाम है, और वहां मुस्लिम और हिंदू आबादी है। जो एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम आबादी है। तो आप ये देखिए कि उनको, हिंदुओं को, उनके बल्कि किसी जो टीएमसी को वोट किया, जिसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी टीएमसी को दिया लेकिन मैं हिंदू हूँ, अब उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी भी 2 जवान बेटियां हैं। तो इस तरह से इस गांव का जो फाल्टा का ये विधानसभा का हिस्सा है, और जो डायमंड हार्बर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकसभा डायमंड हार्बर, क्योंकि लोकसभा में इसमें 7 लाख वोटों से ज्यादा जो जीत हासिल हुई थी अभिषेक बनर्जी को, उसमें सबसे बड़ी जो अंतर था ना, वो सबसे बड़ा अंतर इसका था। बिल्कुल आवाज मिल रही है। धीरेन्द्र जी, जिस जगह पर आप हैं ये वही जगह है जो इस बार चुनावों में दूसरे चरण के पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी। अजय पाल शर्मा लोगों के बीच में गए थे उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जहांगीर खान या टीएमसी के गुंडों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद ये लगने लगा था कि बीजेपी के अगर नजरिए से देखें कि डर के आगे जीत है। लेकिन ये जो डर अभी दिखाई दे रहा है, हालांकि ये बड़ी अलग सी बात है कि महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आई हैं, यानी वो डर से आगे पहुंच रही हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे तो लोग चुप थे, उनको लग रहा था कि यहाँ से भाग जाने में भलाई, और जिस तरह से मतगणना के बाद हिंसा हुई थी, तो यही जो एरियाज हैं जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था और महीनों बाद वापस लौटे थे, और किस कंडीशन में लौटे थे वो भी हमने देखा है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, और बंगाल पुलिस की भूमिका किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, यहाँ कल से ये शुरू हुआ था, क्योंकि परसों रात से यहाँ मोटरसाइकिल वाहिनी, जो मोटर जिसको बाइक वाहिनी कहा जाता है, टीएमसी का एक गुंडा दल के तौर पर लोगों के आरोप हैं कि वो गुंडा दल के तौर पर काम करता है। उन्होंने यहाँ आके लोगों को डराना शुरू किया, उनकी बेटियों को, उनकी औरतों पर सवाल, जो एक अभद्र कमेंट होते हैं उनके साथ बदतमीजी करना, वो सब शुरू किया, और कहा कि 4 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है हमको, हम 4 से पहले भी ये कर सकते हैं। तो ये जो, चूंकि मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इधर, ताकि हम दूर से देख सकें वो सारा का सारा ये दृश्य, कि ये लोग कल से खड़े थे। अभी तो बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं यहाँ से, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से, चूंकि कल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फाल्टा में जागीर जो है एक ऐसे आदमी के तौर पर हो गया जिसका नाम से भर से डरते हैं हिंदू, जिसने पूरे इलाके में, यानी अगर आपने पिछली बार आरोप लग रहे थे, तब तक मैं उन आरोपों को सिर्फ सुन रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिसने भी हिंदू ने वोट दिया टीएमसी को, वो उसके घर की चाबी ले ले और उसके बाद कहेगा कि चलिए यहाँ से निकल जाइए आप। ये सब कहानियां हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन ये डर आपको यहाँ दिखेगा। और जो आपने कहा है कि एक अभी भी वो जय श्री राम के नारे लगा रही है, आपने देखा होगा। जिसने भी ये कहा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आवाज से हम लोग दूर रहे वहाँ, क्योंकि इस समय यहाँ का माहौल, उसका जो थोड़ा सा सुरक्षा बल, तो पहला सवाल आपका था कि सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं। देखो, सुरक्षा बल के आने के बाद सबसे बड़ा तो फायदा यही हुआ है कि ये लोग सुरक्षित तौर पर कम से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पुलिस पूछना चाहती थी धीरेन्द्र जी, जब ऐसे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, कल से ये महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, जिसे लेकर टीएमसी को सबसे ज्यादा तकलीफ थी, सीएपीएफ की मौजूदगी, क्या वो इस डर को भगाने में कामयाब रही हैं? क्योंकि महिलाएं अगर सड़क पर बैठी हुई हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा है क्या कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो उनकी रक्षा करेंगे? देखो, हम इसको 2 हिस्सों में कर सकते हैं पृथ्वी। एक तो ये है कि अगर हम ये कहें कि ये डर जो है, ये डर अभी का नहीं है, ये डर 4 तारीख का है। आप ये सोचिए 4 तारीख को क्या होगा। और सुरक्षा बल, भले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हो कि वो 60 दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि ये 60 दिन बाद इन लोगों का क्या होगा, जिनको ये लगता है कि इस गांव में, मैंने आपको बार बार दिखाया कि एक भी झंडा किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। कल से कुछ भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डर आज का नहीं है, ये डर अभी का नहीं है, ये डर है 4 तारीख का। 4 तारीख को यहाँ क्या हो सकता है उसकी एक वानगी भर है। ये जो कि पिछली बार ये देख चुके हैं। मैं यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स से मिला था जिसको पिछली बार उसकी गाड़ियां तोड़ी, उसका घर तोड़ा, और मैंने इससे कहा कि आपकी गाड़ियां तोड़ दी, तो उसने कहा कि गाड़ियां नहीं, पहले तो मुझे तोड़ दिया गया।
वो इस बार भी वोट नहीं दे पाया। उसको वोट देने से रोकने का जो था इस बार भी कहा गया, क्योंकि अंदर 2-3, मैं ये कहूँगा 2-3 बूथ हैं, आप अंदर चले जाएँगे, मैं तो खैर गाँव के अंदर तक काफ़ी दूर तक गया और मैंने इस गाँव को देखने की कोशिश की कि भई एक भी जगह कोई दूसरी पार्टी का झंडा नहीं है, तो उन्होंने कहा लगा नहीं सकते हैं। इसके बाद जिस तरह की धमकियाँ उनको दी, उनके इस गाँव का प्रधान एक मुस्लिम व्यक्ति ही है, और चूँकि सीधे तौर पर वो जो महिलाएं हैं वो भी सीधे तौर पर यही बता रही हैं कि वो ये जो पूरा का पूरा जो गांव है, इस गांव को धमकियां भी इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य है, और हिंदू के गांव में उनको ये लग रहा है, इस बार टीएमसी के गुंडों को जिस तरह से वो लग रहा है कि शायद हर हालत में ये बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आपने देखा कि महिलाएं अब खुल के बोल रही हैं जय श्री राम, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल हमारा यही है कि इतनी बड़ी संख्या, जिसमें संख्या पर दिल्ली में बैठ के लोगों के सवाल उठते हैं ना, वो लोग यहाँ आने के बाद चुपचाप खामोश होकर बैठ जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ वोट डालने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। हर एक पूरा इस पूरे धीरेन जी, इस पूरे डर के माहौल में जो आज पोलिंग हुई है, रीपोलिंग हुई है, जो डायमंड हार्बर के क्षेत्र में दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पे जहां तक मुझे याद है, तो इन जगहों पर अगर हम देखें तो लोग वैसे ही निकल कर आ रहे हैं जैसे दूसरे चरण में निकल कर आए थे, या कुछ उनमें कमी देखी गई है? वोटिंग परसेंटेज किस तरह का दिखाई दे रहा है, या लोगों का आना जाना? देखिए, इसमें 15 रिपोल है, 15 बूथों पर रिपोल है, जिसमें से 11 मगराहा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और 4 डायमंड हार्बर 143 का है। जो मैं 143 के डायमंड हार्बर के एक रिपोल पर अभी होके आया हूँ, हरिदेवपुर या इस तरह का नाम है, मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी भी थोड़ा है उसमें। वोट की लाइनें उतनी लंबी हैं जितनी लंबी वहां थी, और मुझे लगता है कि हर कोई वोट डाल रहा है। वोट तो सही है, और ज्यादातर लोग, आप ये सोचिए कि मुस्लिम गांव में भी वो लोग, मुस्लिम आबादी में भी ये मान रहे हैं कि हाँ, सुरक्षा बल का होना ठीक है। और आप यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि नहीं, सुरक्षा बलों का जाना लोकतंत्र का गला घोटना है। ये बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि वो इस बार पहले से ज्यादा वोट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार सवाल जो है अस्तित्वगत तो है ही, साथ में उनको ये भी बहुत सारे अफवाह फैलाई गई थी कि साहब अगर आपने इस बार वोट नहीं किया तो आपकी संपत्तियां चली जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, और आप अगले में आपको जो आपका कार्ड है, जो यहाँ हेल्थ कार्ड बनाए हुए, सब ये सब टीएमसी की तरफ से इस तरह का आरोप बीजेपी के लोगों का रहा है कि ये उनकी तरफ से अफवाह फैलाई गई कि साहब आपका सब कुछ जब्त हो जाएगा अगर आप यहाँ इस बार वोट नहीं देंगे। तो ये भी डर से लाखों लोग लौटे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको जो दिखता है वो ये है कि क्या इस बार भी लोग अपनी स्वतंत्रता से मतदान करने के बाद बहुत आराम से सुरक्षित रह सकते हैं कि सरकार कोई भी आए और तब भी उसका कोई विंडिक्टिव रोल ना हो? तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि इस घटना के बाद, देखने के बाद, अब किसी को ये कोई बंगाल के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि जिस तरह की धमकियां आपने देखा होगा कि 4 मई के बाद अभिषेक बनर्जी इसी इलाके के सांसद हैं, और आपको याद होगा सबसे खतरनाक भाषा अगर पूरे चुनाव में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो अभिषेक बनर्जी है, जो कह रहा है कि पहले सर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, ये सब तोड़ देंगे, कोई बीजेपी के लिए कहा। तो बीजेपी का अर्थ यहाँ कोई बीजेपी ऐसी कोई जाके आप उस पर बजा देंगे ऐसा तो कोई है नहीं। बीजेपी के लोगों से मिलके बनी है, वो लोग कार्यकर्ताओं के दम पर है और कार्यकर्ता वोटर के दम पर है। तो उनको ये सीधे तौर पर धमकी है, जो वो जब कहता है ना कि हम स्पाइनल कोड तोड़ देंगे, तो वो इस तरह के लोगों को धमकी देता है जब ये बताता है। तो ये डर आपको यहाँ संस्थागत दिखेगा, और सबको डर यही है कि 4 मई, जैसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जो उनको धमकी दी गई वो तो कह रहे कि 4 मई का भी इंतजार नहीं करेंगे। एक से कहा गया जो टीएमसी का वर्कर है कि तेरी 2 बेटियां, ये सब है क्या? ये सब हम यहाँ देख रहे हैं, और ये तमाम अब आज पूरे देश में यही चर्चा का मुद्दा है, ये फाल्टा का इलाका। और एक और बात बताएं, क्योंकि ये है क्यों, इसको ऐसे समझिए कि जागीर को जो टिकट दिया गया वो स्पेशली दिया गया क्योंकि उसने इस पूरे इलाके में खौफ, डर, उसका साम्राज्य कायम किया, और अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ी जीत, उसकी विधानसभाएं जो उसकी लोकसभा में थी, सबसे बड़ी जीत का अंतर यहाँ है 7 विधानसभाओं में से सबसे बड़ी जीत। 1 लाख से ज्यादा का अंतर उसने विपक्षी उस पर लीड, 1,68,000 या इससे ज्यादा का लीड का अंतर रखा। तो आप ये सोचिए कि एक खौफ, एक डर किस तरह का है। जैसे मैं अभी यहाँ से आगे फतेहपुर मोड़ है, फतेहपुर मोड़ से एक और आगे मोड़ है जहां मैं आपके प्रोग्राम से पहले चूंकि हरदेवपुर से आ रहा था, तो वहां मैंने रुक के चाय पीने की कोशिश की, क्योंकि सुबह जल्दी निकले, ये काफी दूर है और इसके लिए गाड़ियां हायर करना भी बड़ा मुश्किल काम था, दूर आना, वो सब करना। तो जानते हैं उसने मुझे, जब चाय वाले की दुकान पर मैं बैठा था तो चलते हुए मैंने पूछा, अभी की बात है, मुश्किल से आधा घंटा हुआ है, और मैंने उससे पूछा कि भाई वोट कौन जीतेगा? तो उसने, बेचारे ने, उसके चेहरे पर बेचारगी थी, उसने कहा यहाँ तो तृणमूल ही होता है।
और बताते वक्त उससे मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि साहब यहाँ गंदगोल हो जाता है, मतलब झगड़ा होता है, और यहाँ तो सब उनके लोग हैं, तो जो करेगा वोट कोई टीएमसी के खिलाफ तो उसको जो मिलेगा वो सबको मालूम है कि उसका नुकसान क्या हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ कोई इस चक्कर में नहीं पड़ता, और अगर इस तरह से कोई हौसला करता है तो आप वो देखिए, उसको इस गांव को कई बार भुगतना पड़ रहा है, दूसरी बार भुगतना पड़ रहा है। और ये तो पुलिस फोर्सेज अब आ रही है, जो सुरक्षा बल फोर्सेज है, और बंगाल पुलिस को देखते ही तो इन लोगों का एकदम गुस्सा शुरू हो जाता है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने तो यहाँ लाठीचार्ज कर देती। वो तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों की, वो तो हम ही पे लाठी करने लगते हैं, हमारी सवाल नहीं सुनते। और महिलाएं एक के बाद एक, अब मुझे लगता है कि उसमें आ रही हैं, ग्रुप्स में आ रही हैं, वो कुछ देर फिर कुछ और बैठेंगी, कुछ और बैठेंगी, कुछ और, क्योंकि सुबह जब मैं आया तो बहुत जबरदस्त संख्या थी, और अब फिर घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये सब लोग इस बात पर है, इनका डर सिर्फ वही है कि 2-4 मई को अगर वैसे तो दिख नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा कि अगर वो आ गई, यानी रिजल्ट जो है टीएमसी के हक में हुआ, तो उस वक्त इनको मालूम है कि इनको किस हिंसा से गुजरना पड़ेगा। यौन हिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है, जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा। वो बच्ची का जहन से, दिमाग में से नहीं हटता है। वो वीडियो भी पड़े हैं, अगर आप उसको देखेंगे, लोग देख सकते हैं, 2021 के तृप्ति जी, जिसमें वो जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, वो 30-32 साल की बच्ची थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो जिसके वो उसके हाथों के पंजे काट दिए गए रेप के बाद, उसके पैरों की एड़ियां काट दी गई रेप के बाद, उसको फेंक दिया मरने के लिए, वो जिंदा रह गई। शुभेंदु वहां पहुंचे, वो पहुंचे। तो ये हिंसा की, ये खबरों की, ये किसी और की ये कहानियां, आरोप नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने बताया कि ये सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की उनमें रेप केसेस की, यानी यहाँ महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक गुंडे। ये खतरनाक बात। बिल्कुल करते हैं धीरेन्द्र जी, लेकिन एक चीज है, अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो प्री पोल हो, पोलिंग के दिन हो, पोस्ट पोल हो, जो चीज पश्चिम बंगाल में पिछले 50 सालों में पहली बार देखने को मिली कि हिंसा नहीं हुई, वैसी हिंसा जो लाशें बिछ जाती थी। और इस बार यही कहा भी जा रहा है, संभावना यही जताई जा रही है कि मतगणना के दिन भी इसी तरह की अगर सुरक्षा व्यवस्था रहती है तो वो हिंसा नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो बंगाल के लोग हैं, क्या उन्हें इस बात से राहत नहीं मिल रही है कि इस बार पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है बरसों बाद, दशकों बाद, कि कोई जान नहीं गई है, कहीं बम नहीं फूट रहे हैं? तो ये सब भी तो दिखाई दे रहा होगा बंगाल की जनता को। और जब ये नहीं हो रहा है, जिसका डर बना के जो कहा जाता है विपक्षियों द्वारा कि टीएमसी के गुंडे ये भय का माहौल बनाते हैं और लोग डर के मारे जो है उन्हें वोट देते हैं, तो क्या ये डर सुरक्षा बल की वजह से कम नजर आ रहा है? और मतगणना के दिन के लिए जिस तरह की तैयारी हो रही है, क्योंकि आप जो डर की बात कर रहे हैं ना, वो ममता बनर्जी में भी दिख रहा है, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग पहुंच गए, सुपरवाइजर वाला जो महासंग्राम चल रहा है, अब सारा उनका फोकस जो है वो मतगणना के दिन के लिए है। और जितने अच्छे से आप बता सकते हैं कि मतगणना में पश्चिम बंगाल में क्या होता है और क्यों होता है और क्यों ये डर है, वो शायद दर्शकों को समझ में आएगा कि क्यों मतगणना से पहले ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट पहुंच रही है। देखिए, हम लोग अगर एक चीज देखें, बंगाल के चुनाव को मैंने 3-4 चुनाव को देखा है लगातार, मतलब 2011 के चुनाव के बाद से लगभग हर चुनाव को मैंने बंगाल के आके कवर किया है। और मैं जानता हूं कि मतगणना के वक्त ये जिस तरह से मतदाताओं, वो जो काउंटिंग एजेंट है, उनकी रीढ़ में पानी डालने का जो एक डर का माहौल तैयार किया जाता है, वो इसलिए तैयार किया जाता है कि 11-12 बजे के बाद वहां से वो काउंटिंग सीट से हट जाए, यानी वो काउंटिंग की जगह छोड़ दे, और उसके बाद वो जो वहाँ काउंटिंग के अधिकारी हैं वो भी सब टीएमसी सरकार के हैं, यानी यहाँ सरकारी पार्टी और पार्टी सरकार है, और जो बैठ गए, जो बच गए एजेंट है वो भी उन्हीं के हैं। उसके बाद वो खुद से तय करते रहते हैं, आपकी किस्मत है कि आपको कितने वोट देते हैं, ये सब उनकी दया पर। लोगों ने आपको कितना वोट दिया ये मतपेटियों में, वो टेबुलेशन में वो सब चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ। ये पिछले कुछ चुनाव का ये एक बेसिक आधार रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले जाने के बाद उसको बता देते थे कि अभी आप तो निकल लो यहाँ से, और नहीं तो फिर शाम को तुम्हारे टुकड़े ही जाएंगे। और ये बात तो अभी इसी घटना से आपकी आंखों के सामने है, मतलब जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये एग्जिजरेशन है या किसी एक का, वो तो सब खुद देख सकते हैं ना, वो यहाँ के ग्राउंड पे आके देख सकते हैं, जो वहाँ बैठे हुए भाषण दे रहे हैं या जो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। मैं देखता हूँ उन सबके टीवी चैनल, तो अगर वो आके यहाँ देख लें तो खुद आके 1-2 जगह पर खुद कह सके जाके टीएमसी के मोहल्लों में कि साहब यहाँ टीएमसी पाड़ा है, बीजेपी पाड़ा है, कांग्रेसी पाड़ा है, सीपीएम पाड़ा है, तो वो जाके कह दे किसी टीएमसी के मोहल्ले में कि नहीं ममता बनर्जी अच्छा नहीं कर रही है, और उसके बाद वो अच्छाई बुराई का मामला समझ जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि ये बात जरूर है जो आप कह रहे हैं कि डर क्यों है, या सब चीजें पहले में फेज में
पहला फेज, दूसरा फेज चुनाव का, यहाँ 4 फेज का हिंसा का रिकॉर्ड है। एक प्री पोल यानी चुनाव होने से पहले की हिंसा होती है कि आप वहां ना जा पाए, घरों पे बम फेंकते हैं, कॉलोनियों पे बम फेंकते हैं, बाइक वहीं नहीं जाएगी, वो सब डराएंगे, ये सब चीजें करेंगे, ये पहला हिस्सा होता है। फिर दूसरा, जिस दिन वोटिंग होती है यानी जिस दिन पोल होता है, उस दिन पोल के आसपास बम फटते हैं। वो सब इसलिए ताकि आप वहां ना पहुंचे, अगर पहुंच गए हैं तो आप गलती से भी पहुंच गए तो वापस जाएं। फिर तीसरा हिस्सा होता है अंदर, जो काउंटिंग के अंदर है, क्योंकि वहां ज्यादातर पार्टियों के एजेंटों की हिम्मत नहीं होती कि वो टीएमसी के सामने बोल सके, क्योंकि जो लोग वहां हैं, पिछली बार तो आईपैक के वॉलंटियर्स भर्ती थे, उन लोगों को उन्होंने वो बना दिया था पोलिंग एजेंट, पीठासीन अधिकारी वो सेम। और इस बार भी 2 का तो आज ही शुभेंदु अधिकारी का आप ट्वीट देखिए, उसने 2 विधानसभाएं बताई जिसमें कैजुअल वर्कर और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है उनको बना दिया, जबकि एक एक चीज चेक की जा रही, तब ये हाल है। तो आप ये सोचिए, फिर तीसरा फेज ये होता है। चौथा फेज होता है कि काउंटिंग के, पोलिंग के डे के बाद की हिंसा होती है। वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है ताकि आपके काउंटिंग एजेंट है वो डर के मारे वहां कुछ बोले नहीं। और फिर 5वां जो चरण है वो होता है काउंटिंग के दिन। काउंटिंग के दिन आपके चरण को इतना डरा दिया जाता है कि वो काउंटिंग बीच में छोड़ के भागते हैं, वो वहां से निकलते हैं और उसके बाद फिर आप जीत जाते हैं। अब ये सब होने के बाद यानी आपने सारे अवैधानिक तरीकों से वैधानिक सत्ता हासिल कर ली, पुलिस का कंट्रोल हासिल कर लिया, संविधान की आंखों में मिर्चे झोंक के आपने फिर उसके बाद अपने आप ये अधिकार हासिल कर लिया कि आप वो साइन करें, यानी आपको ये चुनौती दे सकें, आप ये जो घुसपैठी है उन सबके लिए आधार कार्ड और उस सब का इंतजाम कर सकें। और उसके बाद फिर आप ये हमला करते हैं। अगला फिर होता है इन लोगों पर बदले का हमला, यानी इनके घर तोड़े जाएंगे, इनकी बच्चियों के साथ रेप किए जाएंगे, इनका मर्डर होगा, ताकि वो अगले चुनाव तक फिर उनकी शक्ति तोड़ दी जाए। मैं इसको, इस हिस्से को सोचता हूँ, अभी आते हुए सोच रहा था कि इनको कितना मजबूर किया गया होगा इस बात के लिए कि ये कभी अपनी मर्जी से वोट ना कर सके। ये जो इशारे हैं, जो गुंडे हैं, जो पोल मैनेजर हैं, उनके आधार पर सरकारें बनती रहे, ये कितना कितना मजबूर किया गया होगा उस बात को आप सोच के देखिए। और यही कारण है, अभी तक आपको मालूम है फाल्टा पर रिपोल का नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा शिकायत फाल्टा की है। जो 32 से ज्यादा जो रिकॉर्ड हम लोगों को 77 शिकायतें मिली थी, उसमें से 32 से ज्यादा अकेले फाल्टा की थी। और यही वो हुआ, इतने सबके इल्जाम के बाद जो आप करें ना कि इनको खुशी होनी चाहिए या सब, ये सिर्फ थोड़ी यातना परिवर्तन के समय की राहत है। अगर टीएमसी आती है तो वो यातना इस तरह से लौटेगी कि ये लोग ये जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग उसको सिर्फ वीडियो से समझते हैं। आप ये सोच के देखिए, एक घर है जिसमें आसपास मुस्लिम आबादी है और वो घेर कर वो टीएमसी की तरफ से अगर आके यहाँ घुस के बच्चियों का, आप वो सोचिए कैसे सोते होंगे वो रात में कैसे सो सकते हैं? एक डर को महसूस एक बात करके देखिए, हम लोग नहीं बताइए कर धीरेन जी, हाँ, ये तो आपने बताया है, ये जो 6 फेजेस आपने बताए, लेकिन है ना, जब वोटिंग हो जाती है और मतगणना के बीच में एक वो भी दौर हमने देखा है, चाहे 2021 का चुनाव हो या उससे पहले भी हमने देखा हुआ है, जो होता है एग्जिट पोल का दौर, या जहां पर वहां के जो लोकल पत्रकार हैं वो कयास लगाते हैं और एक साइकोलॉजिकल, ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर बनता है किसी एक पार्टी के पक्ष में, जिस तरह से टीएमसी का बनता रहा है। लेकिन इस बार अगर हम एग्जिट पोल देखें तो इतने जो राष्ट्रीय स्तर के एग्जिट पोल हैं वो तो ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को एज दे रहे हैं, लेकिन अगर लोकल पत्रकारों का वहां रोल देखा जाए, क्योंकि उससे जो कार्यकर्ता होते हैं उनके मनोबल पर बहुत असर पड़ता है, विशेष तौर से मतगणना के दिन। तो इस समय इन सारे एग्जिट पोल्स को लेके या वहां के लोकल पत्रकारों की जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं के मन में, चाहे वो टीएमसी के हों या बीजेपी के हों, किस तरह का असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो मान लीजिए कि यहाँ के जो न्यूज पेपर्स हैं वो है सब, जो लोग दिल्ली में बैठ के हर एक आदमी को मोदी मीडिया साबित करने में लगे रहते हैं, उनको यहाँ के अखबारों का एक दिन का पढ़ना चाहिए। सिर्फ हेडलाइन पढ़ने के बाद नाकों से उनके छींके आ जाएंगी। वो जो है, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मैं तो रोज सुबह ही खरीदने जाता हूँ। आज अखबार नहीं छपे हैं क्योंकि मे डे में, यानी ये दिल्ली में ये कभी नहीं आपने देखा, मतलब हमारे सामने नहीं देखा कि 1 मई को छुट्टी रहती है और ऐसी छुट्टी रहती है कि 2 मई को अखबार ना छपे। तो वो यहाँ आज मैं जब सुबह खरीदने गया था मे डे पे, तो अखबार नहीं आए थे। तो ये वहां होता है, लेकिन उन सब में जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने हमला कर दिया, केंद्र का हमला है, बंगाली अस्मिता पे फला है, सब चीजें है, वो सब चीजें ये कर रहे हैं। मेरा सवाल उनसे यही होता है, ये जो महिलाएं हैं जिनमें से कोई भी बंगाल के बाहर की नहीं है, ये बंगला ही बोलते हैं, ये इनको हिंदी समझ में भी नहीं आती, ये तो इनकी पीढ़ियों से यही बंगाल के ही हैं, तो ये बंगाली नहीं है। बंगाली सिर्फ वही है जिसको ममता बनर्जी की पार्टी सर्टिफिकेट दे देती है, वो बंगाली है, बस बाकी कोई बंगाली नहीं है। तो ये सब भी तो बच्चियां, ये सब भी तो ममता दीदी की बंगाल की है,
तो ये सब एक बड़ी चीज। दूसरा क्या है कि वो सब लोग इस बात को अभी तक 4 मई तक तो उनका पैसा वहीं से आना है, भाई नवन्ना से ही आना है। तो इसीलिए वो अभी उनके पत्रकार जो है इस बात के लिए लगे हुए कि सर वो नीचे तो गया है, ममता बनर्जी थोड़ा नीचे तो आई है, लेकिन ममता बनर्जी आ जाएंगी। बस एक यही तो उनका नीचे मतलब आधार कितने है कि नीचे? धीरेन्द्र जी, नीचे तो कितने भी नीचे जा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो उनको बस वहां रोक लेते हैं कि भाई नहीं 150 आ जाएगी, यानी जीत से ऊपर आ जाएगी, ये कोशिश है। सरकार बना लेकिन देंगे एक उनको, बड़ा, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, बस ऐसा बनाते हैं वो। लेकिन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप नीचे की बात करते हैं तो फिर आपके पास कोई कंट्रोल स्विच तो है नहीं कि हम यहाँ रोक देंगे, बस ये कोई स्विच ऑन ऑफ थोड़ी खेल हो रहा है, वो तो जनता है। और मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उनके, ये चूंकि जागीर का इलाका है और डायमंड हार्बर, इसलिए भी अभिषेक, चूंकि अभिषेक के लोगों के अंदर एक ये है कि नेक्स्ट जो है सीएम वही होंगे, तो सबके अंदर एक लड़ाई है कि मैं जितना ज्यादा अपनी कॉन्स्टेंसी से आतंक ला के वो फैला के, ये तो एक यहाँ एक स्वीकृति बात है। मतलब बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी है इंटेलेक्ट की और सब चीजें, ये बंगाल का इंटेलेक्ट और सब बातें, यहाँ ये हिंसा स्वीकार्य होती है। मैं हैरान होता हूँ कि जब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, आपके पास तो उस दिन जब रास बिहारी जी बैठे ही थे, वो जो एक किताब लिख चुके कि भाई जब कांग्रेस गई तो सीपीएम के गुंडों ने कांग्रेस की महिलाओं के साथ, उनके नेताओं की महिलाओं के साथ क्या किया, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर वो जब सीपीएम गई तो टीएमसी वालों ने क्या किया और अभी तक क्या कर रहे हैं विपक्षों के साथ। तो ये पता नहीं किस तरह का स्वीकार्यता याद दिखती है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इस समय जो कार्यकर्ता हैं ज्यादातर पस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक वो तो एलिमेंट तो मौजूद है ना, क्योंकि वो बड़ी संख्या में था, वो ताकत तो थी। उनको मालूम है कि हम अगर अभिषेक बनर्जी के दरबार में हमको रहना है तो इस खौफ और डर को तो बनाए रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको तो फिर चुनाव पर लड़ना है, धीरेन्द्र जी, 29 एक का चुनाव बात और है यहाँ पर, जो आज सुप्रीम कोर्ट में झटका मिला है टीएमसी को। ये पहुंच गए थे सुपरवाइजर के पूरे मुद्दे को लेके कि नहीं नहीं, ये हमारे राज्य की पुलिस का कोई नहीं है। कोर्ट ने सीधे दो टूक बोल दिया, भाई जो चुनाव आयोग को करना है वो करेंगे। मतलब वही हाईकोर्ट का फैसला जो है वही उन्होंने भी बरकरार रखा। ये टीएमसी की बौखलाहट दिखाती है। दूसरा, इसी में एक और चीज जोड़ देती हूँ, क्योंकि आपने अभिषेक बनर्जी की बात की। टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ता या वोटर्स के लिए ममता बनर्जी दीदी ही सब कुछ है। क्या कहीं ना कहीं ये जो अभिषेक बनर्जी को अगले सीएम की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश, ये भी बूमरैंग हो सकता है टीएमसी के लिए? उनकी स्वीकार्यता क्या है वहां? वोट तो हो चुका है और ये वोट ममता बनर्जी के लिए हुआ है, और इस बार का सक्सेसफुल प्लान भी वो तैयार ही है। आपने देखा होगा वो कह रही है कि मैं दिल्ली जाके रहूंगी और वहां से हटा दूंगी, ये सब चीजें कर दूंगी। तो ये पार्टी के अंदर है, इससे बाहर बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि ममता ही है तो तभी अभिषेक है। तो इसलिए उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो पहले सीपीएम को हटाना चाहते थे। ममता आ गई या कोई और आता है ये अलग चीज है, उस समय ममता वहां खड़ी थी। इस वक्त जो लोग बाकी है वो ममता को हटाना चाहते हैं जो है, और जो है वो ममता को लाना चाहते हैं। दोनों, मतलब दोनों के बीच में जो एक है वही सवाल है। अभिषेक बस एक रियल पावर कॉरिडोर जो होता है, जो पावर कॉरिडोर होता है, उसमें मेन खिलाड़ी अभिषेक वो है। अब ममता उसमें मेन खिलाड़ी के तौर पर नहीं देख सकते आप, वो भी उसमें अभिषेक मेन खिलाड़ी है, मेन प्लेयर है, और वही ये फैसला करते हैं। तो इसीलिए ये एक अंदर की कहानी है, इससे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि अब ये मान लीजिए कि वोटिंग तो हो चुकी, आप वोट से बहुत ज्यादा असर तो डाल नहीं पाएंगे। अब भाई वोटिंग का खत्म हो चुका, अब सिर्फ आपको अपने लोगों को जो हो चुका उसको, जैसे बीजेपी के लोग भी पिछली बार भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि जहां जहां रिपोल हुआ, वो जो लोग रिपोल कह रहे हैं, जो रिकाउंटिंग करवा पाए, वहां बीजेपी ने काफी संख्या में सीट जीती थी, क्योंकि वो तो काउंटिंग में खेल ही करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि इसीलिए अभिषेक बनर्जी का या उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा उस लड़ाई का या उस चीज का, क्योंकि ये मानते हैं कि नेचुरल हेयर वही है, पॉलिटिकली वो ममता बनर्जी पे वो है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा यहाँ उसका कोई द्वंद नहीं दिखता। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल धीरेन्द्र जी मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अब तो सबको 4 मई का बेसब्री से इंतजार है। क्या लगता है कौन से कार्यकर्ता 12 बजे के बाद भी बैठे रहेंगे, कौन से भाग जाएंगे? क्योंकि मतगणना के दिन पश्चिम बंगाल में ये जरूर देखने को मिलता है, 12-1 बजे के बाद किसके कार्यकर्ता बैठे रहते हैं या किसके कार्यकर्ता भाग जाते हैं। अभी तक तो हम एक ही पार्टी देखते थे। देखिए अभी भी आप देखिए एक चीज अंतर होता है। मैं बार बार कई बार मैंने ये बात कही है कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 50 सालों से कोई भी नेशनल पार्टी यहाँ, जिसका मतलब नेशनल दायरा हो, वो सत्ता में नहीं आई। तो उसका कारण क्या बना कि यहाँ के लोगों का, और यहाँ के लोगों को ये यकीन दिला दिया गया कि साहब ये जो है, जो यहाँ बैठते हैं वही कानून है, और वो लोग हिंसा से क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे अमित शाह हैं, अभी उन्होंने बाकायदा ये टेलीग्राफ में भी लिखा
कि अमित शाह ने बाकायदा ये तय किया हुआ कि वो 4 तारीख को जैसे ही अगर नतीजे हक में आने लगेंगे, वो उनका पूरा यकीन है कि आएँगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ उन्होंने इसीलिए रुका है कि कोई रिएक्शन में हिंसा ना हो। ये वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये एक नेशनल पार्टी का कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसको मालूम है। ये आप ये सोचिए कि एक अजय पाल की धमकी के ऊपर तो आपने देखा होगा कि उसने जो बोला वो पुलिस ऑब्जर्वर है, और इससे ज्यादा वो क्या कह सकता है, भाई गड़बड़ी नहीं करना है। और आप उसपे तो दिल्ली में बैठ के वो पानी में उबलने लगे जैसे गर्म पानी में कोई मछली डाल दी हो। तो वो लोग इसीलिए इसीलिए बीजेपी पर, और बीजेपी क्योंकि नेशनल पार्टी में ये कह रहा है, ये कांग्रेस भी होती तो भी ये होता कि वो रोकती, हिंसा को रोकने की कोशिश करती, क्योंकि उसको मालूम है कि वो सिर्फ इस राज्य की पार्टी में। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है, मुझे यहाँ से जहाँ पार करते ही झारखंड में, जितने झारखंड में शब्द हैं, इतने वोट नहीं मिलते, तो इसीलिए उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए अगर वो टीएमसी जीतने लगेगी तो बीजेपी के लोग तो भाग सकते हैं, लेकिन टीएमसी के लोगों को भागना तो इस बार पड़ेगा। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं, हाँ, जो बीजेपी के भी हैं, कि सर हम जितना रोकेंगे, लेकिन जिनके घरों के लोग मारे गए हैं, जिनकी पत्नियों के साथ पिछले रेप हुआ, बार बहुत सारे में आमता में तो आप ये हाँ, सोचिए वो कि उनकी भूले नहीं वाइफ होंगे के ना। अभी सामने। अब 2021 में जिन लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, उनको उनकी तो यादें ताज़ा हैं। हाँ, तो वही इसीलिए उसको तो ये माना जा सकता है कि यहाँ से फिर टीएमसी को भागना पड़ेगा। चाहे इसी शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी बोला है कि 2 महीने तक सीएपीए मतलब रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर, और चाहे कोई भी जीते, लेकिन जो बंगाल का रक्त चरित्र है वो बदलने में भी समय लगेगा, और शायद यही परिवर्तन पश्चिम बंगाल चाहेगा। और चाहता या नहीं चाहता, ये तो 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी और सामने नतीजे आएंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि वहां से पूरी जानकारी जिस तरह से आप दे रहे हैं, हमें जमीनी हकीकत वहां से पता चलती है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर का बातें करना, जो कि आप खुद भी बोल रहे थे, आसान होता है, लेकिन सड़क पे क्या हो रहा है, वहां पर मौजूद लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो आपसे हम फिर से जुड़ेंगे जब तक कि ये काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती और एक नई सरकार वहां पर नहीं बन जाती, जिसकी भी बने, तब तक आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे। आज आपने इतना समय निकाल के हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।